डर लगता है क्या? देखो, अक्षु टून्स। रात के ठीक 2 बज रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि हवा की सरसराहट भी रूह कपा दे। सोनपुर गांव के उस पुराने सरकारी क्वार्टर में पटवारी निखिल गहरी नींद में था, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। हेलो, कौन है इतनी रात को? राम राम निखिल साहब, परेशान करने के लिए माफी। मैं विक्रम साहब का मुंशी बोल रहा हूँ। मुंशी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? रात के 2 बजे फोन क्यों किया? कोई इमरजेंसी है क्या? जी साहब, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। आपको इसी वक्त बिना 1 मिनट गवाए अपनी गाड़ी उठानी होगी और हमारे हाईवे वाले कैंप पर आना होगा। हाईवे कैंप पर? इस आधी रात को? मुंशी, तुम भूल रहे हो कि तुम एक सरकारी पटवारी से बात कर रहे हो। जमीन की नाप जोख, सर्वे और दस्तखत के सारे काम दिन के उजाले में सरकारी दफ्तर में होते हैं। रात के अंधेरे में कोई काम नहीं होता। सुबह ऑफिस आना, नियमों के हिसाब से बात करेंगे। साहब, आप नए नए शहर से सोनपुर गांव में आए हैं, इसलिए नियमों की दुहाई दे रहे हैं। सुबह का वक्त नहीं है हमारे पास। हाईवे बाईपास की जमीन के कागजात पर आपके दस्तखत अभी इसी वक्त चाहिए। क्यों? सुबह क्यों नहीं हो सकते? ऐसी क्या आफत आ गई है जो रात में ही साइन चाहिए? आफत ही समझो साहब। अगर आज रात इन कागजों पर आपके दस्तखत नहीं हुए तो सुबह कोर्ट का स्टे आ जाएगा। विक्रम साहब का करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और साहब अपना नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं करते। करोड़ों का नुकसान हो या अरबों का, मैं साफ कह रहा हूं मुंशी, मैं नहीं आ रहा। विक्रम साहब कानून से ऊपर नहीं है और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। निखिल साहब, गुस्सा थूकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोनपुर के ये जंगल बहुत घने हैं। यहाँ रात के वक्त लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं साहब, और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटते। अब समझदार आप खुद हैं। हम कैंप पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी निकलिए। मुंशी की उस आखिरी लाइन ने निखिल के पैर तले से जमीन खिसका दी थी। कमरे का सन्नाटा अब उसे काटने को दौड़ रहा था। ये विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। गांव के लोग सही कहते थे, इसके खिलाफ जाने वाले का नामो निशान मिट जाता है। इसकी दुश्मनी मोल ली तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ सेकंड के उस भयानक सन्नाटे में निखिल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। अगर मैं नहीं गया तो ये मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये रात के 2 बजे मुझसे दस्तखत करवाना चाहता है? क्या छुपा रहा है वो? मुझे जाना ही होगा, देखना होगा कि वहां क्या खिचड़ी पक रही है। सड़क पर घनी धुंध छाई हुई थी और बाइक की कमजोर रोशनी में रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। जैसे ही निखिल की बाइक सोनपुर के उस उजाड़ और मनहूस शमशान घाट के पास पहुंची, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कितना मनहूस और डरावना रास्ता है। इस वक्त यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा। बस किसी तरह ये शमशान वाला रास्ता पार हो जाए, फिर राहत मिलेगी। अरे भाई, पागल हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इस आधी रात को इस डरावने शमशान के पास सड़क के बीच खड़े होकर लिफ्ट मांग रहे हो? अगर अभी ब्रेक नहीं लगता तो सीधे कुचल जाते तुम। माफ करना साहब, आपको डराना मेरा इरादा नहीं था, पर इस रास्ते पर इतनी रात गए कोई गाड़ी नहीं मिलती। अगर आप मुझे आगे जो नया हाईवे कैंप बन रहा है वहां तक छोड़ दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रहे हो भाई? और तुम्हें कैसे पता कि मैं हाईवे कैंप की तरफ ही जा रहा हूँ? मेरा नाम अजय है साहब, और जहां तक काम की बात है तो मैं वहां इंसाफ लेने जा रहा हूं। आज रात वहां एक बहुत बड़ा पाप हुआ है जिसका हिसाब चुकता करना अभी बाकी है। पाप?
साहब आप साफ साफ बताओ अजय, मामला क्या है? मुझे खुद मुंशी ने धमकी देकर बुलाया है, मैं बहुत परेशान हूँ। निखिल साहब, विक्रम साहब जो ये करोड़ों का हाईवे बना रहे हैं ना, वो जमीन गरीबों और अनाथ आश्रम की है। विक्रम ने सारे फर्जी कागजात तैयार किए हैं ताकि वो जमीन हड़प सके। मेरा छोटा भाई अमित उसी कैंप में मुंशी का काम करता था। आज रात करीब 9 बजे उसने विक्रम को शहर के ठेकेदार से बात करते हुए रंगे हाथों सुन लिया था। और फिर धुंध के उस पार अतीत का वो खौफनाक पन्ना खुलने लगा जो कुछ ही घंटों पहले उस हाईवे कैंप के केबिन के अंदर लिखा गया था। विक्रम साहब, अनाथ आश्रम और इन गरीब किसानों की जमीन पर हाईवे का बाईपास निकालना बहुत बड़ा रिस्क है। सुबह अगर किसानों को जरा भी भनक लग गई तो पूरा गांव लाठियां लेकर सड़क पर उतर आएगा। बड़ा हंगामा होगा साहब। तुम हंगामे की चिंता मत करो ठेकेदार, इस पूरे सोनपुर गांव को मैंने अपनी उंगलियों पर नचाया है। रही बात कागजात की, तो नया पटवारी आया है, निखिल। मुंशी उसे रात में ही डरा धमकाकर या पैसों की गड्डी फेंक कर यहीं ले आएगा। रात के अंधेरे में ही इन कागजों पर उसके दस्तखत करवा लेंगे। सुबह तक ये जमीन सरकारी खाते से हमारे नाम हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो जो असली कागजात अनाथ आश्रम के ट्रस्टियों के पास हैं, उनका क्या करोगे? अगर वो कोर्ट चले गए तो? वो सारे असली कागजात मैंने अपने गुंडों से पहले ही गायब करवा दिए हैं। अब उनके पास कोई सबूत नहीं बचा। सुबह सूरज निकलने के साथ ही हमारी जेसीबी मशीनें अनाथ आश्रम को मलबे में बदल देंगी। ये बहुत बड़ा धोखा है विक्रम साहब, मैं ये पाप अपनी आंखों के सामने नहीं होने दूंगा। आप गरीबों के सिर से उनकी छत नहीं छीन सकते। अमित, तेरी इतनी हिम्मत? तू यहां छुपकर हमारी बातें सुन रहा था साले? और ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने आपकी और इस ठेकेदार की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं, और ये रही अनाथ आश्रम की वो असली फाइल जिसे आपके गुंडे चुराकर छुपाने वाले थे। मैं सुबह होते ही ये सब सीधे कलेक्टर साहब और पुलिस कमिश्नर को सौंप दूंगा। आपका ये काला साम्राज्य खत्म कर दूंगा। साले की इतनी मजाल, विक्रम के सामने अड़ेगा तू? पकड़ो साले को, इसका फोन और फाइल छीनो। ये यहां से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। अमित अपनी जान बचाने के लिए भागा, पर उस सालिम के गुंडों ने उसे घेर लिया। और फिर विक्रम की उस लोहे की रॉड ने एक झटके में एक मासूम की आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये तो बहुत ही खौफनाक है अजय। विक्रम इतना नीचे गिर सकता है? उसने तुम्हारे भाई अमित को इतनी बेरहमी से मार डाला? तो अमित की लाश अब कहां है? और वो सबूत कहां है जो उसने रिकॉर्ड किए थे? क्या वो विक्रम को मिल गए? नहीं साहब, विक्रम के गुंडे अमित का फोन और वो फाइल कभी नहीं ढूंढ पाए। मेरा भाई बहुत चालाक था। विक्रम के गुंडे जब उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे तो उसने पकड़े जाने से ठीक 1 सेकंड पहले वो लाल फाइल और रिकॉर्डिंग वाला मेमोरी कार्ड इस कैंप के ठीक पीछे जो पुराना सूखा हुआ कुआं है उसकी घनी झाड़ियों में फेंक कर छुपा दिया था। झाड़ियों में छुपा दिया था? क्या वो सबूत अब भी वहीं है? हाँ साहब, वो सबूत अब भी वहीं सुरक्षित है। विक्रम के लोग पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं, पर कुएं के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। आप अंदर ऑफिस में जाने से पहले चुपके से पीछे वाले रास्ते से जाइए और वो सबूत निकाल लीजिए। अगर वो सबूत विक्रम के हाथ लग गए तो वो हमेशा के लिए बच जाएगा और अनाथ आश्रम के बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन अजय, तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं चल रहे? चलो हम दोनों साथ मिलकर अंदर चलते हैं और मैं पुलिस को फोन करता हूं। मुझे अकेले डर लग रहा है। साहब, मेरा वक्त अब पूरी तरह खत्म हो गया है। मैं इस गेट के अंदर नहीं जा सकता। आप बस हिम्मत रखिए और अंदर जाइए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं बस यहीं बाहर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहा हूं। अजय की बात पर यकीन करके निखिल पीछे के रास्ते से पुराने कुएं की तरफ बढ़ा और कंटीली झाड़ियों के बीच उसे वो सबूत मिल गए जो विक्रम की बर्बादी का सबब बनने वाले थे। निखिल ने फुर्ती से उन्हें अपनी जैकेट में छुपाया और केबिन की तरफ कदम बढ़ा दिए। आइए आइए पटवारी साहब,
बहुत बहुत स्वागत है आपका। आखिरकार हमारे मुंशी की बात मानकर आप आ ही गए। मुंशी, जरा साहब के लिए ठंडा पानी लाओ, बहुत दूर से आए हैं। पानी की कोई जरूरत नहीं है विक्रम साहब। मुंशी ने मुझे रात के 2 बजे धमकी देकर यहाँ बुलाया है। मुझे साफ साफ बताइए क्या काम है, मुझे वापस भी जाना है। काम बहुत छोटा सा है निखिल बाबू। ये हाईवे बाईपास का नया नक्शा और जमीन के कागजात हैं। इस पर बस यहाँ नीचे आपके सरकारी दस्तखत चाहिए। आप चुपचाप साइन करिए, अपनी जेब गरम करिए और सुबह की पहली ट्रेन से शहर वापस लौट जाइए। मैं इस वक्त इस रात के अंधेरे में किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है और सरकारी नियमों के सख्त खिलाफ है। पटवारी साहब, नियमों की ये किताब अपनी जेब में डाल लो। इस सोनपुर गांव में सिर्फ एक ही नियम चलता है और वो है विक्रम का नियम। अगर सीधे साधे तरीके से साइन नहीं किए तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इस मेज पर क्या है विक्रम साहब? ये सफेद कपड़ा क्यों ढका हुआ है यहाँ? इसके नीचे क्या छुपा रखा है आपने? साहब, ये वही अंजाम है जो विक्रम साहब की बात नहीं मानता और उनके रास्ते में अड़ंगा अड़ाने की कोशिश करता है। जरा खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए साहब, शायद आपका सरकारी भूत उतर जाए। जैसे ही मेज से वो सफेद कपड़ा हटा, निखिल के होश उड़ गए। धड़कनें जैसे थम सी गईं। उस मेज पर कोई और नहीं बल्कि हूबहू वही लड़का लेटा हुआ था जो अभी अभी निखिल की बाइक पर पीछे बैठकर आया था, यानी अजय। देख लिया पटवारी, इसका नाम अजय है। साला बहुत बड़ा मसीहा बन रहा था अनाथ आश्रम का, हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। इसलिए आज रात ठीक 10 बजे मैंने अपने हाथों से इसकी खोपड़ी खोल दी और इसे हमेशा के लिए सुला दिया। निखिल का गला सूख चुका था। विक्रम सोच रहा था कि पटवारी लाश देखकर डरा है, पर निखिल तो ये सोचकर कांप रहा था कि जिस अजय का मर्डर रात 10 बजे हो चुका था, वो रात के 2 बजे उसके साथ बाइक पे बैठकर कैसे आया। वो कोई इंसान नहीं, उसकी रूह थी। क्या हुआ पटवारी साहब? चेहरा क्यों सफेद पड़ गया आपका, जैसे कोई भूत देख लिया हो? अब अपनी भलाई इसी में समझो। चुपचाप इस पेन को उठाओ और इस कागज पर अपने दस्तखत कर दो, वरना याद रखना, इस मेज पर अगली लाश तुम्हारी होगी। निखिल ने दस्तखत करने के बजाय वहां से भागना बेहतर समझा। उसने मौत के उस केबिन से दौड़ लगा दी। विक्रम और मुंशी उसे चिल्लाते हुए पीछे से देखते रह गए। निखिल ने बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे शहर के पुलिस स्टेशन की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा दी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सोनपुर गांव में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। निखिल ने रात में ही कुएं से निकाले गए वो सारे असली कागजात और अमित का वो रिकॉर्डिंग वाला मेमोरी कार्ड पुलिस कप्तान को सौंप दिया था। विक्रम का घमंड और उसका काला साम्राज्य हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो गया।